चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट देख रहे थे और शायद देख भी लिए थे। क्या प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमने नहीं देखा था? अरे ये देख लिए थे ना बाबू। अच्छा कोई बात नहीं है, 5 मिनट लगेगा, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब हुआ कि सर्किट में सिर्फ क्या होगा? रेजिस्टर होगा। वोल्टेज हमेशा की तरह हम कितना लेंगे? V0 साइन ओमेगा टी। और बाबू करंट आजकल हम ले रहे हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसमें दो ही चीज निकालना हमारा मकसद रहेगा, एक I0 और एक फाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फॉर रेजिस्टर बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो बाबू I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R। अब आप बताइए, इसके अक्रॉस वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी ही ना है, तो हम इस V की जगह पे V0 साइन क्या रखेंगे? ओमेगा टी। और नीचे में तो ऐसा R है। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर हम इसको कंपेयर करें अगर इस चीज से, तो I यहां भी I वहां भी इक्वल टू, लेकिन यहां पर है I0 और यहां पर है V0 अपॉन, यानी कहीं ना कहीं इस V0 अपॉन R को ही ना हम लोग I0 लिखेंगे। अरे बोलिए, फिर उसमें भी साइन, इसमें भी साइन, उसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी। लेकिन बाबू यहाँ पर प्लस फाई है और यहाँ प्लस कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है का मतलब हुआ फाई इज इक्वल टू कितना? फाई इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, तो इससे हमने ये देख लिया था कि I0 जो है वो कुछ और नहीं V0 अपॉन R है। अरे बोलो, और फाई कुछ और नहीं कितना है? 0 है। फाई के 0 हो जाने का क्या मतलब हुआ? कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज का डिफरेंस 0 है, कोई फेज का डिफरेंस नहीं। और बाबू अगर कोई फेज का डिफरेंस नहीं तो हम कहते हैं कि दोनों सेम फेज में है। दोनों कैसा है? सेम फेज में है। ठीक है, तो दोनों सेम फेज में है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, आपको याद है दोनों साइड हम लोगों ने √2 से डिवाइड किया था, तो I0 बाई √2 क्या हो जाएगा? तो ये I RMS हो जाएगा और V0 बाई √2 क्या होगा? ये V RMS हो जाएगा और डिवाइडेड बाई R होगा। तो मैं कह रहा था कि जो रिलेशन पीक वोल्टेज और पीक करंट का होता है, वही रिलेशन RMS वोल्टेज और RMS करंट का होता है। और ये रिलेशन कुछ ऐसा एक्स्ट्रा याद करने वाला रिलेशन नहीं है, ये बचपन से हमने पढ़ा है। V इज इक्वल टू IR का मतलब I इज इक्वल टू V बाई, तो जब I0 होगा तो V0 बाई R होगा, जब I RMS होगा तो V RMS बाई R होगा। मिला जुला के ये I इज इक्वल टू V बाई R ही लिखा हुआ है। अब अगर फाई इज इक्वल टू 0 तो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई कितना? 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री 0 होता है, कितना होता है? अगर फाई 0 है तो कॉस 0 कितना होगा? 1 होगा। और आपको याद होगा एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने देखा था, V RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई। तो बाबू कॉस फाई में कॉस फाई की जगह पे 1 आएगा, तो यहां से हमने एवरेज पावर देख लिया था V RMS इंटू I RMS। फिर मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम इस V RMS की जगह पे I RMS इंटू R रख दें तो ये I RMS का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो दिस विल बिकम I RMS का स्क्वायर इंटू R। V RMS की जगह पे हमने क्या रखा है? I RMS इंटू R रखा है, तो I RMS पहले से भी तो एक है। यहां पे अगर I RMS इंटू R रखोगे, I RMS का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। और अगर हम इस I RMS की जगह पे V RMS बाई R रख लें तो V RMS का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? तो मैं आपसे ये भी कह रहा था कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होना तो जनरली सारे रिजल्ट्स वही आते हैं जो हमने डीसी में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? डीसी में पढ़ा है। V इंटू I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R नहीं पढ़ा है। बस उसमें वो एक कांस्टेंट करंट हुआ करता था, इसमें वो ये एवरेज है रे, RMS न है। अरे डीसी में वो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज हुआ करता था, एसी में वो
आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज है, बोलिए ना। वैसे आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज भी तो कांस्टेंट ही ना होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने देखा था। फिर बाबू ये हम लोगों ने फेजर वेजर सब देख लिया था, अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। और मेरे ख्याल से यहीं पे आके हम लोग लटक गए थे क्या? चलिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एक कैपेसिटर लगा है एसी सोर्स के साथ, जिसका वोल्टेज हमेशा की तरह हम कितना लेंगे? V0 sin ओमेगा टी। स्विच को ऑन किया गया, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा, यानी जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं? I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी हमारा एक ही मकसद है, I0 और फाई निकाल लेना। नहीं बोलोगे तो बाबू तुम बताओ, कैपेसिटर के लिए क्या तुमको याद है, तुमने पढ़ा था Q बराबर CV, पढ़ा था ऐसा? V की जगह पे कितना लिखा जाएगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज वही ना होगा जो इसके अक्रॉस है, यानी V0 साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। तो Q इज इक्वल टू हो गया C V0 साइन कितना? ओमेगा टी। हमको करंट ना निकालना है, और करंट का मतलब होता है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू, यानी हमको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिएगा, बोलिए, तो C और V0 कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बोलो ना। हाँ, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो आएगा ये cos ओमेगा टी, और अगर हम चेन रूल लगाएं, अंदर जाएंगे ओमेगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 को लिखने की जरूरत। और वैसे भी ये तो हमको याद है कि अगर कोई लीनियर फंक्शन हमको मिल जाए, बोलो ना, तो जैसा हमने डिफरेंशिएशन सीखा हम वैसा कर लेते हैं, और जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्पेशली मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको ये बताया है। तो खैर कोई बात नहीं है, ओमेगा को हम थोड़ा सामने लेके आए, तो ये बनेगा I बराबर, हाँ ठीक है, ओमेगा C V0 और फिर क्या? cos ओमेगा टी। हो गया, आ गया करंट। हम चाहें तो यहां तक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद है करंट को इस फॉर्म में लाना। अरे बोलो, यानी कि बाबू I बराबर हमको यहां कुछ I0 चाहिए, तो कोई बात नहीं है, यही ना I0 होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमको क्या चाहिए था? साइन चाहिए था, और यहां क्या है? कहीं ना कहीं हमको इस कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम यह है। एक और प्रॉब्लम मैंने जबरदस्ती ढूंढा इसमें। आप बोल रहे हैं कि सर आप इसको I0 लिख दीजिए। हाँ बोलिए। अरे ए रुक, मैंने तुमसे बोला है कि साइन हो चाहे कॉस हो, उसके बगल में ये जो कुछ भी होता है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब करंट का मैक्सिमम वैल्यू I0 ही ना होता है, तो क्या हम इसको I0 नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो बोलिए, मैं फिर से पूछूंगा तो आप बोलिएगा। आप बोल रहे हैं कि सर यहां पर आप I0 लिखिए, लेकिन मुझको इसमें एक झोल दिख रहा है। झोल ये है, कल क्या है कि टेलीग्राम पर हमको एक आदमी इसमें से मैसेज कर रहा था। कौन है पता है? तुम किया था वो लंबा लंबा मैसेज तुम किया था, है? ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुनो, एक मिनट रुको तो सही। ये हम इसको जो है आप सजेस्ट कर रहे हैं कि सर इसको आप I0 लिख दीजिए। हमको इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। पता है क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? मैं बिल्कुल, मेरा भी मन है कि मैं उसको I0 लिख दूं,
लेकिन एक बात बताइए कि पिछली बार जब हम लोगों ने आई नॉट लिखा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में, तो आप बता सकते हैं वो आई नॉट क्या था? वी नॉट बाई आर था, वी नॉट बाई। और ये आप बात जानते हैं कि वोल्टेज को रेजिस्टेंस से जब डिवाइड किया जाता है तो क्या मिलता है? करंट मिलता है। बोलो ना। यहां पर क्या है ना कि वोल्टेज अपॉन समथिंग थोड़े है, यहां पर तो वोल्टेज इनटू समथिंग ना है। अगर ये अपॉन में चला जाता ना तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि वोल्टेज अपॉन हाथी जो है वो करंट है। कौन बताएगा ये हाथी क्या है? ये हाथी क्या होगा? एकदम कंफर्म है कि ये हाथी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही करंट होता है। अरे बोलो ना। तो ऐसा कुछ पता नहीं मैं क्यों इसमें ढूंढना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये भी समथिंग वी अपॉन हाथी के टर्म का आ जाए, ताकि उस हाथी को मैं रेजिस्टेंस कह सकूं। तो क्या कोई मेरी इस समस्या का समाधान करेगा? मैं इस ओमेगा सी को इधर से भगाना चाहता हूं, इसको नीचे ले जाना चाहता हूं। तो हाथ उठा के कोई बता ना, देखिए मैं क्या करूं। हाँ बोलो। वो लड़का बोल रहा है कि सर एक काम आप ये कर सकते हैं, जब आपका मन है तो वी नॉट को ऊपर रखिए। देखिए वो क्या बोल रहा है, और बोल रहा है ये ओमेगा सी को ना आप 1 अपॉन ओमेगा सी करके लिख दीजिए। आप बताइए हाथी की जगह कौन आ गया? 1 बाई ओमेगा सी आ गया। और अल्टीमेटली जब आप इस ओमेगा सी को ऊपर लेके जाइएगा तो जाके मल्टीप्लाई ही ना होगा, मिला जुला के यही चीज ना आएगा। अब जाके संतुष्टि मिला। ये समथिंग वी अपॉन आर टाइप की चीज है, तब ना हम इसको आई लिख पाएंगे। हालांकि हम इसको भी लिख देते हैं, लेकिन पहले मैंने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। अरे बोलो। अब मैं इसको आई नॉट लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आगे भी तो कुछ है। और बाबू आगे कॉस है, हमको क्या चाहिए? अभी इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना है। बोलो बाबू। तो एक बात याद रखना, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ना, वो एक्चुअली कॉस थीटा होता है। ये बात आपको पता है? मैथमेटिकल टूल्स में हमने नहीं पढ़ा है। बताइए ना, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर तो पॉजिटिव में ही रहेगा। नहीं बोलोगे? लेकिन 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है कि नहीं? याद आ रहा है? 90 डिग्री पे बदल जाता है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो क्या कॉस थीटा को हम साइन 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं? और 90 को तो आजकल हम लोग पाई बाई 2 ना लिख रहे हैं। 90 वो नूब लोगों का काम है लिखना। हम लोग प्रो लोग हैं, है कि नहीं? प्रो लोग क्या लिखता है? पाई बाई 2 लिखता है। तो इधर पाई बाई 2 हम लोग लिखेंगे। तो आप बताइए कि ये कॉस थीटा ही तो लिखा हुआ है, नहीं बोलिएगा। तो क्या हम इसको साइन 90 प्लस थीटा लिख दें? थीटा का मतलब ओमेगा टी या 90 का मतलब पाई बाई 2। क्लियर है बच्चों? अब सुनो, ये जो तुमको 1 अपन ओमेगा सी दिख रहा है, जिसके बारे में तुम्ही ने कंफर्म किया है कि सर ये चीज एक टाइप का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो चीज है ना 1 अपन ओमेगा सी, इसको डिनोट किया जाता है एक्ससी से। कैसे डिनोट किया जाता है? बोलो बोलो। कैसे? हम लोग कैपेसिटर ना पढ़ रहे हैं। हाँ, एक्ससी से डिनोट किया जाता है। कैसे? सब लोग बोला है एक्सी। हाँ, बहुत बड़े हो गए हो तुम। एक्सी से डिनोट करते हैं। आप सुनो ना, शांत रहिए, शांत हो जाइए। इसको कहा जाता है, अरे डिनोट किया जाता है एक्सी से, कहा जाता है इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव, बोलो ना, रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एकदम 2-3 बार दोहराइए। क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये। और बताइए ये जो चीज है वो
एक टाइप का रेजिस्टेंस ही ना है। तो पता है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है? ये होता है रेजिस्टेंस, क्या बताइए, ऑफर्ड बाई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई क्या? अरे सर्किट में अकेला कैपेसिटर ही ना है, तो ये भी तो कुछ अपने हिसाब से रेजिस्टेंस ऑफर करता होगा, तो इसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई क्या? कैपेसिटर। बोलिए, ऐसा बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो अब हम तैयार हैं इसकी जगह पे, तो पहले हम लोग थोड़ा एक्ससी लिख लें। तो बाबू अगर ऐसा करोगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई एक्ससी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। चलो नए पेज पर चलें और नए पेज पर जाके हम इसको आई नॉट लिख दें, तो ये आपको मिल गया आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आई बात समझ में? अरे बोलो, जिसमें एक बार फिर से तुम बता दो आई नॉट है कितना? नहीं बोल रहे हो? वी नॉट बाई एक्स सी है, तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट बाई एक्स सी। बोलिए, और कौन बताएगा इस केस में फाई कितना आया है? जब हम इसको कंपेयर करेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, तो क्या फाई की जगह पे पाई बाई 2 नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, तो पाई बाई 2 आ गया। यानी कि बाबू प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, यानी कि कैपेसिटर के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होता है। और कौन आगे चलता है? तो सुनिएगा, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, इसी को ना फेज बोला जाता है, और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई। कौन आगे चल रहा है? याद आया? कौ से कैपेसिटर, तो कौ से क्या? ये चीज मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है। कितना आगे चलता है? पाई बाई 2 फेज आगे चलता है। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि इसको हम एक बार फिर डिराइव करेंगे इसी सर्किट के लिए। मैथमेटिकली डिराइव तो कर लेंगे, लेकिन फील आपको, तो मैथमेटिक्स ने ना ये दिखाया है, लेकिन उस दिन तो हमने कॉमन सेंस का यूज करके ना, महसूस करके ना ये डिराइव कर लिया था कि कैपेसिटर के केस में करंट पाई बाई 2 फेज आगे चलता है। अरे बोलो ना, अच्छी बात है। अब सुनिए, थोड़ा दोनों साइड √2 से डिवाइड करिए ना, तो आई नॉट बाई √2 बता सकते हैं क्या होगा? वी नॉट बाई √2 बता सकते हो, और डिवाइडेड बाई एक्स सी होगा। कुछ समझ में आया तुमको? नहीं समझ में आया? अरे दोनों साइड हमने क्या किया है? √2 से डिवाइड किया है, तो आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस, वी नॉट बाई √2 वी आर एम एस, एक्स सी तो एक्स सी। अरे बोलिए, अच्छी बात है। अब बताइए कि अगर फाई पाई बाई 2 है तो पावर फैक्टर कॉस फाई कितना होगा? तो कॉस पाई बाई 2 बाबू, कॉस पाई बाई 2 का मतलब कॉस 90 डिग्री का मतलब 0 ना। और अगर आपसे कोई एवरेज पावर पूछेगा तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? तो पावर कितना आएगा? पावर कितना आएगा? 0। यानी ये कहना चाह रहा है कि कैपेसिटर पावर का लॉस, हम पहले से जानते हैं कैपेसिटर पावर का लॉस करता है। आप जो भी वर्क उसके ऊपर करिएगा वो उसको स्टोर कर लेता है। हाँ, कौन सी एनर्जी के फॉर्म में? कौन सी एनर्जी के फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। पावर का लॉस रजिस्टर न करता है, हीट के रूप में लॉस करा देता है। क्लियर है? चलिए आइए कुछ बातें और देखते हैं। ये जो एक्ससी है बाबू 1/ω/c है। हाँ बोलने में क्या जाता है? इसी रोहन से ना गाली तुम लोग हमको सुनवाता है। एक्ससी जो है 1/ω/c है। सब लोग मिल के हाँ बोलो। दिखना चाहिए, देखो कि तुम मेरे आज्ञाकारी हो।
तुम हमको वैल्यू देते हो? नहीं नहीं, हाँ हाँ बोलना है, हुआ हुआ नहीं बोलना है। XC कितना होता है? 1/ωc। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताया है क्या कभी कि ओमेगा का मतलब होता है 2π न्यू? तो जाहिर सी बात है, हम चाहे बाबू तो इस ओमेगा की जगह पे 2π न्यू इंटू सी लिख सकते हैं। बोलिए। अब क्या है कि अगर हम रिएक्टेंस, अरे क्या है ये? ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, उसको थोड़ा सा देखना चाहें कि वो कैसे रिलेटेड है ओमेगा से, चाहे कैपेसिटेंस से, चाहे फ्रीक्वेंसी से। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका रिश्ता सबके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ही है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है इसका। बताइए बाबू, फ्रीक्वेंसी के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कैपेसिटेंस के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब भी रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला होता है, आपको याद है ग्राफ ऐसा बनता है। तो आप यहां पर रखिए XC, यहां पर आपको मन करे तो ओमेगा रखिए, मन करे तो न्यू रखिए, मन करे तो ये सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों ग्राफ ऐसा ही ना बनेगा? बोलो ना, कल पेपर इसका मिला था ना आप लोगों को? क्या बात करते हो, इसके पास तो है। अरे कल मैंने दिलवा दिया था ये वाला पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, शांत हो जाइए। क्लियर है ये? अब सुनो, एक सवाल होता है कि कैपेसिटर्स का इस्तेमाल हम डीसी सर्किट में क्यों नहीं करते हैं? Why कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड इन डीसी सर्किट? तो थोड़ा उस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढ लेते हैं। सीबीएसई जनरली ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है? तो बाबू, अगर बात की जाए डीसी सर्किट की, तो डीसी सर्किट में करंट 1 सेकंड में कितनी बार अपना डायरेक्शन बदलता है? डीसी सर्किट में 1 सेकंड में 100 बार बदलता है। रे पागल, कितनी बार? 0 बार। इसका मतलब हुआ कि डीसी सर्किट में, शांत हो जाइए, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 ना है? अरे माने मान लो कोई 50 चक्कर लगाता है तो बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 100 चक्कर लगाता है तो 100 हर्ट्ज है ना। कोई एक भी चक्कर नहीं लगाता तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 हर्ट्ज है। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है तो बताइए इस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि 1/2π न्यू इंटू सी, अरे 1/ωc लिखा है, 1 क्या लिखा है? तो अगर न्यू 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी सुनो, डीसी सर्किट में एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? यानी वो करंट को फ्लो नहीं करने देगा। ओ माय गॉड, करंट फ्लो, कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ रहे हैं? अब आप बोलिएगा सर क्या बात करते हैं, पूरे कैपेसिटर चैप्टर में हमने डीसी सर्किट ही पढ़ा है और उसमें तो करंट फ्लो करता था, फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज कैसे होगा? हाँ, मैं मानता हूं कि करंट फ्लो करेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तक कि वो अपने औकात में ना आ जाए। मैंने कहने का मतलब है ये पूरी तरीके से चार्ज। एक बार मान लो 10 मिनट लगा इसको पूरा चार्ज होने में, जा कितना टाइम लगा? तो इसमें क्यों चार्ज आ गया इस पे? तो अगर 10 मिनट में ये चार्ज हो गया पूरी तरीके से, उसके बाद ये 10 साल आप इसको लगाए रखिए, ये करंट जाने देगा? तो क्या उस 10 मिनट के लिए हम बोल देंगे कि इससे करंट फ्लो कर रहा है? वो तो चार्ज होने में, उसको काम करने के लिए उसको थोड़ा सा समय चाहिए था, इसलिए उतनी देर तक करंट फ्लो कर गया। लेकिन जब ये अपने फुल फॉर्म में आ गया, पूरी तरीके से चार्ज हो गया, अब मजाल है करंट पास कर जाए, क्योंकि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब बात समझ रहे हैं? तो हम ऐसे किसी को समझा सकते हैं। पूछा जाएगा कि वाई कैपेसिटर्स आर नॉट यूज्ड इन डीसी सर्किट, तो क्या बोलिएगा? डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है?
0। तो हम लिखेंगे कि सिंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी लिखोगे ना, एंड सिंस न्यू इज इक्वल टू कितना 0, तो दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट। तो अगर कोई चीज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसको हम सर्किट में लगाएंगे। दिस इज द रीजन कि हम लोग इसका इस्तेमाल डीसी सर्किट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इस्तेमाल आपको, अब एक अलग बात हुआ कि चार्ज करके निकाल लेना है, वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर इस्तेमाल करना है तो हम इसको डीसी सर्किट में यूज। आपको पता है हमारे पंखा में जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए यूज होता है क्या कि हमारे घर में डीसी सर्किट है, एसी सर्किट है, आराम से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ, दुकान पे आप कैपेसिटर बोलिएगा वो दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ें, बात करेंगे फेजर और फेजर डायग्राम की। तो बाबू ये हो गया था। हाँ, तो बताओ V बराबर कितना आया था, V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर कितना आया था, I0 साइन ओमेगा टी प्लस न पाई बाई 2। बोलो जल्दी। अब जो मैं पूछूंगा बस उतना बताते जाना। T इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना, अगर तुम यहाँ 0 डालोगे साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0, तो अगर T इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0 है तो वोल्टेज वाला फेजर किधर होगा, वोल्टेज वाला फेजर ऐसा ही ना होगा। अरे V0 ऐसा ही ना होगा T इज इक्वल टू 0 पे, तब ना हम बोलेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। अरे यार, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0 है, नहीं समझ में आया। हाँ, अब सुनो, T इज इक्वल टू 0 पे थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं करंट वाला फेजर किधर होगा। तो ये जानने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आप सही में यहाँ T इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2। अरे भाई, और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो बाबू साइन 90 अगर 1 होता है तो I बराबर कितना, इसका मतलब हुआ T इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा। करंट 0 नहीं है, करंट कैसा है, मैक्सिमम है। अरे बोलो, तो मैक्सिमम करंट है तो करंट वाला फेजर किधर ड्रॉ करोगे, ऐसा ही ना ड्रॉ करोगे, तबे ना बोलेंगे कि T इज इक्वल टू 0 पे ये पूरा का पूरा I0 वर्टिकल कंपोनेंट में चला जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका मैं बताऊं, दूसरा तरीका है कि दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितने का है, कितने का है, पाई बाई, मतलब 90 डिग्री का। जा, इसका मतलब है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो अगर वोल्टेज यहां है तो करंट हमको 90 डिग्री आगे ही ना ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री आगे का मतलब हुआ इधर ही ना घूमोगे, 90 डिग्री पीछे का मतलब इधर जाते। हाँ नहीं बोलोगे, बहुत बढ़िया बाबू। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि करंट वाला फेजर यहां पर होगा। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों फेजर्स को रोटेट कराएंगे। अरे फेजर रेस्ट में थोड़े होता है, फेजर का डेफिनेशन ही था कि इसको हमेशा रोटेट करते रहना है। कैसे, तुम लोग कुछ खोज रहा है क्या, मैं इधर टाइम पास कर रहा हूं, तो जब मैं इधर कुछ बता रहा हूं तो ध्यान इधर क्यों नहीं है। मैंने तुमसे बोला कि मैं सीरियस हो गया हूं। चुप। तो मतलब सीरियस होने के लिए रोना पड़ता है। तुम
तुम बकवास मत करो, इधर देखो, ये वी नॉट और ये आई नॉट है, और आप जानते हैं कि फेजर रेस्ट में थोड़े होता है, वो तो ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है, तो ये दोनों रोटेट करेगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट देगा। तो आइए हम इनको रोटेट कराते हैं और देखते हैं किस इंस्टेंट पे वोल्टेज कितना है और करंट कितना है, और साथ ही साथ हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। बोलो बच्चों। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इस पर टाइम रखते हैं और इस पर रखते हैं करंट और वोल्टेज। बताओ बाबू, वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? वी नॉट जाएगा। जैसे तुम बताओ कि अगर इससे हम लोग वी नॉट को रिप्रेजेंट करें और इससे किसको, आई नॉट को, तो आपको नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री घूमने के बाद वोल्टेज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम तो कितना, पूरा का पूरा रे 90 डिग्री घूम गया अगर ये, तो वी नॉटवा यहाँ ना पहुंचेगा, और जो आई नॉट है वो कहाँ पहुंचेगा? वो यहाँ पहुंचेगा, वी नॉट यहाँ पहुंचेगा। बोलिए जल्दी। तो बताइए वोल्टेज मैक्सिमम कितना होगा? वी नॉट ही ना होगा, बोलो ना। तो मैक्सिमम लिमिट के लिए हम यहाँ एक लाइन और यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, ताकि हम इसको कह सके क्या, क्योंकि यही वाला लेंथ ना वी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको वी नॉट, तो इसको क्या बोलोगे? माइनस वी नॉट बोलोगे। अब सुनो, करंट मैक्सिमम कितना होगा? तो आई नॉट होगा, जो कि एकदम t = 0 पर ही था। तो जब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लिमिट्स भी तो लगाएंगे। तो करंट का लिमिट मैक्सिमम जाएगा आई नॉट तक, मिनिमम जाएगा माइनस आई नॉट तक। तो यहां से और यहां से आप एक एक लाइन खींच लीजिए, जिसमें बच्चों हम इसको क्या बोलने जा रहे हैं? आई नॉट, और इसको बोलने जा रहे हैं माइनस आई नॉट। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है सिचुएशन देख के। ग्राफ हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो दोनों इक्वेशन देख के, और एक तो ये वाला सिचुएशन देख के। ठीक, हाँ सुनिएगा ध्यान से। कहानी शुरू होती है t = 0 से। जिस समय वोल्टेज हुआ करता था हॉरिजॉन्टल, बोलो ना, माने सॉरी, वोल्टेज का फेजर हुआ करता था हॉरिजॉन्टल, तो बताइए वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0। अरे अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा। यानी t = 0 पे वोल्टेज कितना है? तो यानी वोल्टेज की शुरुआत, सॉरी वोल्टेज पीले कलर से हम लोग दिखा रहे हैं, वोल्टेज की शुरुआत कहां से होगी? लेकिन बाबू t = 0 पे करंट कैसा था? ये बाबू, ये मैंने बाद में ड्रॉ किया, ये मैंने बाद में नहीं ड्रॉ किया था। t = 0 पे करंट कैसा है? करंट मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब कितना है? उधर पीछे से बोलो, आई नॉट है। बहुत बढ़िया। तो t = 0 पे करंट जो होगा वो तो बाबू आई नॉट ना होगा, है जी। उसके बाद जब हम 1/4 ऑफ टाइम पीरियड गुजार चुके होंगे, यानी कि हम 90 डिग्री रोटेट, वोल्टेज हो गया मैक्सिमम और करंट हो गया 0। नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट हॉरिजॉन्टल ना हो गया, और जो चीज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। तो t/4 टाइम तक आते आते वोल्टेज हो जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब कितना? वी नॉट। और बाबू करंट कितना हो गया है? करंट हो गया है 0, तो ये करंट हो जाएगा आपका 0। समझ में आया? बोलो जल्दी। अब सुनो, तो ये t/4 टाइम है। अभी और नचाया जाए तो इतना नचा दिया हमने, ये क्या हो गया बताइए? ऐसे समझ लीजिएगा, क्या हो गया? ये t/2 टाइम नहीं हो गया? बोलो वोल्टेज कितना? अरे भाई वोल्टेज कितना? 0 ना। तो वोल्टेज 0 और करंट किधर मैक्सिमम? नेगेटिव में मैक्सिमम। तो t/2 टाइम तक आते आते देखा जाए तो वोल्टेज हो गया है 0। बोलो बाबू, देखो ना एक बार फिर से देखो, ये देखो 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, आधा रोटेशन हो गया का मतलब हुआ आधा टाइम पीरियड कंप्लीट। t/2 टाइम पे वोल्टेज वाला हॉरिजॉन्टल हो गया का मतलब हुआ इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0। यानी वोल्टेज 0 और करंट तो नेगेटिव में ना मैक्सिमम है, तो करंट को हमको करना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में मैक्सिमम का मतलब ऐसा -I0 ही ना होगा। ठीक है, अब आइए ये देखिए t/4, बोलिए
ये कितना था, T/2 था। अब और 90 डिग्री ना चाहें, ये वोल्टेजवा का क्या हुआ, -V0 हुआ। अरे बोलो, करंट का क्या हुआ, करंट, तो वोल्टेज हो जाएगा माइनस में, नेगेटिव में मैक्सिमम, तो नेगेटिव में मैक्सिमम का मतलब हुआ -V0 ना। और करंट कितना आ गया था, करंट तो 0 आ गया था, तो करंट बेचारा हो जाएगा कितना बताओ, करंट बेचारा हो जाएगा 0। अब अगर हम इसको और 90 डिग्री घुमा दें तो वोल्टेज एक बार फिर से कितना, जो भी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा वो 0 हो गया। बोलो, तो 0 हो जाएगा वोल्टेज, और करंट एक बार फिर से पॉजिटिव में मैक्सिमम। तो बाबू करंट को हमको कर लेना है कहाँ, पॉजिटिव में मैक्सिमम, और वोल्टेज को कर लेना है कितना, वोल्टेज को कितना कर लेना है, 0 कर लेना है। बोलिए ना, एंड सो ऑन। अब हम इसी चीज को आगे चल के क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले बताइए वोल्टेज अब कहाँ जाएगा, 0 से बढ़ के मैक्सिमम ही ना होगा, फिर 0 ही ना होगा, फिर बाबू नेगेटिव में ही ना मैक्सिमम होगा। और बताइए करंट का क्या होगा, तो करंट घट के होगा 0, फिर होगा नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर होगा, नहीं समझ में आया क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं, एक मिनट, नोटिस कर पा रहे हैं कि एक जिस समय 0 हो रहा है दूसरा उस समय, एक जिस समय 0 हो रहा है दूसरा उस, नेगेटिव में ही सही लेकिन मैक्सिमम ना है, 1 0 मैक्सिमम, 1 0 मैक्सिमम। ये बात आपको समझ में आ रही है, अरे बोलिए ना। और हम चाहते हैं ना बाबू, तो इन इक्वेशंस को देख के भी हम ये ग्राफ बना सकते थे। ये है V0 sin ओमेगा t, यानी शुरुआत कहां से होगी, ओरिजिन से, तो ऐसा ऐसा करके नहीं जाएगा। हे भगवान, V0 sin ओमेगा t तो यही से ना शुरू होगा, मैक्सिमम V0 मिनिमम माइनस V0। अरे बोलो ना, ये क्या है, ये है I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। तो लिमिट में तो I0 और माइनस I0, लेकिन प्लस π/2। और ये चीज मैंने तुमको बताया कि कभी y बराबर, याद आ रहा है रे, तुमको याद आ रहा है, एसी का हमने जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखा था उसमें यही तो पढ़ा था कि अगर समथिंग थीटा प्लस फाई हो जाए तो जो ग्राफ यहां से शुरू होता है हम क्या करेंगे, इसको फाई इधर खिसका देंगे। तो यहां फाई का मतलब कितना खिसकाना है, पूरा का पूरा 90 डिग्री खिसका देना है। तो जाहिर सी बात है, पूरा का पूरा 90 डिग्री खिसका दोगे तो ग्राफ हुआ यही से ना शुरू होगा। अरे बोलो ना, इसीलिए करंट का ग्राफ कहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये कहां जाता है, यही ना जाता है। आपको नहीं लग रहा है करंट का ग्राफ बनाने के लिए आपको इस एक्सिस को π/2 खिसकाना पड़ा है, इसकी वजह से खिसकाना पड़ा है। तो हम चाहे तो सिचुएशन को देख के भी बना सकते हैं, हम चाहे तो इक्वेशंस को देख के भी बना सकते हैं। क्लियर है। बस एक आखिरी बात जो मुझको एक्चुअली पहले बताना चाहिए था, वो मैं गलती से मिस कर गया बताना, चलो कोई बात नहीं है। हालांकि अगला तो ये इंडक्टिव सर्किट है, लेकिन ये आएगा कल। सुनो एक बार फिर से, V बराबर V0 साइन कितना, हाँ, I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2, ऐसा है। करेंट फेज डिफरेंस कितने का बताना तो जल्दी बाबू, π/2 का, ठीक है। हाँ, इसके लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो लैंग्वेज मैंने नहीं बताया है। कौन आगे चल रहा है, तो पता है लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा करेंट लीड्स, LEA, लीड करने का मतलब समझ रहे हो, आगे चलना, लीडर का मतलब जो आपके आगे आगे चले। करेंट लीड्स दी वोल्टेज बाई फेज π/2, ऐसे लैंग्वेज में बोलेंगे हम। अरे हिंदी में तो बोल ही रहे थे हम लोग कि करंट वोल्टेज से π/2 फेज आगे। अंग्रेजी में बोलना होगा, कैसे बोलेंगे, करंट लीड्स दी वोल्टेज बाई फेज कितना, π। अच्छा, उल्टा बोलना होगा तब क्या करेंगे, हमको वोल्टेज बताना है, तो वोल्टेज करंट से π/2 फेज, चुप, करंट जब आगे चल रहा है तो वोल्टेज पीछे ही ना चलेगा। तो वोल्टेज के बारे में क्या लिखें, तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है लैग। क्या बोला जाता है, LAG, लैग्स। लैग वर्ड जो है
वो आप नॉर्मल वर्ड आजकल के ज़माने में हो चुका है। आप मोबाइल वगैरह मोबाइल में गेम खेलते हैं, चाहे किसी मोबाइल का रिव्यू आप देखिएगा ना, तो रिव्यूअर कहता है कि मैंने एकदम फुल HD पे PUBG खेला लेकिन हमको लैग देखने को नहीं मिला। लैग बोलता है ना, लैग का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमने दबा दिया बटन और गोली थोड़ी देर के बाद छूटा, तब तक तो मारा जाओगे। आप समझ रहे हैं? तो अगर डिले आ जाए ना, गोली अगर आपने दबा दिया, गोली थोड़ा पीछे ही रह गया, तो हम बोलेंगे कि गोली जो है वो लैग कर रहा है, मतलब गेम लैग कर रहा है कि नहीं। तो पीछे चलने को लैग कहा जाता है और इसको बोला जाएगा लैग। वोल्टेज लैग्स बिहाइंड दी क्या, करंट बाई फेज π/2। समझ में आई बात? चलिए, कल हम लोग मिलते हैं कितने बजे? 2 बजे। कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ है क्या कल? किसको इसमें जीवतिया करना है? जीवतिया है, गांव जाना है, बहाना बना रहा है। अच्छा, ये सवेरे दही चूड़ा कल ही खाया जाता है क्या? तब गांव जाओगे तो जाना, हम वीडियो डालेंगे उधर से देखना, ठीक है?